नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सत्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को बताया राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव। पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी, 3 और आतंकियों के घर गिराए गए। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर ध्वस्त। यूएनएससी ने हमले की निंदा। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत से 550 से अधिक घुसपैठियों को पकड़ा, ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में वार्ता आज। दोनों देशों के विशेषज्ञ संभावित समझौते के तकनीकी पहलुओं पर करेंगे चर्चा। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ट्रंप, ज़ेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। भारत में राजकीय शोक। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की ये पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भवः का मंत्र अपनाने का आह्वान भी किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख सकते हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेल्स सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच प्रदान करेगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है।
इधर गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद और सूरत में 557 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने चंडोला क्षेत्र में 457 घुसपैठियों को पकड़ा, जबकि सूरत पुलिस ने अलग अलग इलाकों में 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। सूरत पुलिस ने उधना, कतारनाम, महिदपुरपुरा, पांडेसरा, सलाबतपुर और लिम्बायत जैसे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 100 से ज़्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर इन क्षेत्रों में छापेमारी की। हिरासत में लिए गए लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे और उनके पास से बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि इनमें से कई ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवाए हैं। पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। इनपुट के आधार पे ऐसा पाया गया था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ का गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है। कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बल का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश-ए-मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेंड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मदलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त किया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपियां में छोटीपोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया है। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के काईमोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे। तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी ठोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के त्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। यूएन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह भी किया है। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए
खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह भी किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी पहुंच रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा वहीं पर किया जा रहा है। कल शाम तक कुल 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पार कर चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 25-26 अप्रैल की रात में कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले बीते गुरुवार और शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की गई। हालांकि सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल और इंदौर में आज आधे दिन के लिए बाजार बंद हैं। भोपाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज आधे दिन के बंद का आह्वान किया है, तो वहीं इंदौर में कांग्रेस ने दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की है। इस बंद का उद्देश्य आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना और हमले का विरोध करना है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हुई हत्या के बाद बिहार सहित पूरे देश में आक्रोश है। हर राज्य में आम लोगों से लेकर सभी राजनीतिक हस्तियां अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन के नेताओं द्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहा से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी समेत कई नेता इस मार्च में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम के आतंकी हमले ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तानी आतंक के इस नेटवर्क ने बार बार बेगुनाहों का खून बहाया है और यही वजह है कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंक को हथियार बनाकर मासूमों का खून बहाना। जिगर का टुकड़ा को हमसे छीन लिया। यही है पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा जो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लेने वाले पाकिस्तान के हाथ कितने ही बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हैवानियत के इसी सिलसिले की अगली कड़ी था, जिसमें हंसते खिलखिलाते निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया।
पाकिस्तानी आतंकवाद की दरिंदगी का ऐसा ही चेहरा पहले भी दुनिया ने देखा है। 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने गांदरबल में 7 बेगुनाहों को बेरहमी से मार डाला था। आतंक की भेंट चढ़े ये लोग एपीसीओ कंपनी के कर्मचारी थे। विकास और शांति के दुश्मनों ने उन्हें निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंक ने न निहत्थे नागरिकों को बख्शा न मासूम श्रद्धालुओं को। पिछले साल 9 जून को रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकियों का निशाना बनी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आतंकियों के इसी चेहरे का यही घिनौनापन 2019 की वो घटना भी स्पष्ट करती है जिसमें 5 मजदूरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सभी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी थे और कुलगाम में मजदूरी करते थे। ये सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। निर्दोष निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान और उसका आतंकी खेल पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताएं कि अंतिम संस्कार से पहले निजी अनुष्ठान में पोप फ्रांसिस के ताबूत को आधिकारिक तौर पर सील कर दिया गया। एक निजी औपचारिक अनुष्ठान में कार्डिनल केविन फैरेल की अध्यक्षता में पोप फ्रांसिस के ताबूत को सील कर दिया गया है। उनके चेहरे को उनके लंबे समय के समारोहों के मास्टर आर्क बिशप डिएगो रवेली ने ढका और कार्डिनल केविन फैरेल ने पवित्र जल से शरीर को छिड़का। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में पिछले 80 घंटे से मुठभेड़ जारी है। आज ऑपरेशन का 5वां दिन है। दरअसल इस इलाके में पिछले 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ 5 से 8 हजार जवानों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्र के बिजली क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बाद में केंद्रीय मंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में शहरी और बिजली क्षेत्र में चल रही और भी प्रस्तावित विकास पहलों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत में 17 करोड़ जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2011 और 2023 के बीच 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। एजेंसी के आकलन के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या
2011-2012 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 2022-23 में 2.8% और शहरी इलाकों में 1.1% पर है। गांवों और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। ओमान में आज अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ वार्ता करेंगे। नवीनतम बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता शामिल है। इससे पहले भी दोनों देश न्यूक्लियर डील पर सकारात्मक बातचीत कर चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति का रास्ता विफल रहता है तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, जिस पर ईरान ने कहा था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं है और उनके पास बातचीत का स्पेस है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्ति के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत और बैठकों का एक अच्छा दिन रहा। दोनों पक्षों को अब इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक पर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए मॉस्को में उनके दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद आई। हालांकि यूक्रेन इस वार्ता का हिस्सा नहीं था। रोम में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संभावित सौदे के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ देने वाली लोक लुभावन योजनाएं आपकी जमा पूंजी को खाली कर सकती है। साइबर ठगी के नए तरीके पिगबूस्टरिंग स्कैम के तहत धोखेबाज आपसे पहले गहरी दोस्ती करते हैं, आपका विश्वास जीतकर फिर आकर्षक निवेश से बड़े मुनाफे के सपने दिखाते हैं और फिर आपकी गाढ़ी कमाई को लेकर गायब हो जाते हैं। टीम को एज अ पिग की तरह ट्रीट किया जाता है। पहले उनको एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करके फेक प्रॉफिट पहले थोड़ा देके स्मॉल अमाउंट्स पिग को फ्लैटर किया जाता है। फिर जब पिग फैट हो जाता है उसके बाद उसके साथ ज़्यादा पैसा उनसे लेके उनको बुचर किया जाता है, तो उसको पिग बुचरिंग इसीलिए बोलते हैं। ये यूजुअली सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा होता है। अभी जो लेटेस्ट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ का डीप फेक बना के या उनका फेक अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कोई अच्छे पॉलिटिशियन हो, जो पॉपुलर फिल्म स्टार्स है, पॉपुलर बिजनेस लोग हैं, उनका ही फेक अकाउंट बनाएंगे और उनके द्वारा संपर्क करते हैं और उससे मैसेजेस करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ने का बोलते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफर जो अविश्वसनीय लाभ देने का दावा करता है वो धोखा हो सकता है और इसीलिए किसी की बातों में ना आएं। सावधान रहें और हमेशा जांच पड़ताल करके ही किसी भी निवेश का फैसला लें। पिगबूस्टरिंग स्कैम से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात पिगबूस्टरिंग स्कैम की। बताएंगे आपको कैसे निवेश के अलग अलग माध्यमों से आपका पैसा ठगते हैं ये साइबर अपराधी। उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। आजकल जो टॉप मोस्ट स्कैम्स या फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हम बोलेंगे, उसमें पिगबूचरिंग आता है। इट्स ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो इसमें हो रहा है, तो ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ट्रांसनेशनल लिंकेजेस भी है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए असम बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र राज्य में ग्रामीण समुदायों के भविष्य के विकास और प्रगति के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करेगा। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।